Slaves rather than sons, the sultans were advised. स्लेव्स रेदर देन सन्स, जो तुगलक और खलजीज थे ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते थे, डिपेंडेंट होते थे अपने स्लेव्स पर। और इनके जो स्लेव्स होते थे ये भी काफ़ी हद तक अपने मास्टर के लिए लॉयल रहते थे। सुल्तान्स को एडवाइस किया जाता था कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि जब किस्मत अच्छी हो तभी ज़िंदगी में कभी कभार एक योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। और जो उनके टाइम पर वाइस मैन होते थे, जो बुद्धिमान लोग समझे जाते थे, वो ये कहते थे कि एक योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन। ये जो बंदगान थे ये खलजी और तुगलक्स के द्वारा लगातार उपयोग में लिए जाते रहे, और ये छोटी कास्ट या छोटे के सेक्शन से होने के बावजूद इन्हें प्रमोट किया जाता रहा हाई पॉलिटिकल पोजीशंस को लेकर, और ये कई बार जनरल्स और गवर्नर तक की पोजीशन में अपॉइंट कर दिए जाते थे। लेकिन एज अ रिज़ल्ट इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन में आ गई। ये जो स्लेव्स होते थे या क्लाइंट्स होते थे ये लॉयल रहते थे अपने मास्टर्स के लिए और पैट्रॉन्स के लिए, लेकिन उनके ईयर्स मतलब उनके जो आने वाले बेटा या बेटी होते थे उनके लिए ये उतने लॉयल नहीं होते थे। यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर करता हो, जैसे यहाँ पर ये जो बंदगान्स थे ये अपने मास्टर्स पर निर्भर करते थे। नए सुल्तान जो भी आते थे उनके खुद के सर्वेंट्स होते थे, उनके खुद के गुलाम होते थे। इसी वजह से कई बार एक्सेशन मतलब जब भी कोई राजा अपने राजकुमार को आगे चलकर राजा बना देता था, मतलब जो राजकुमार कभी राजा बनता था, इनके स्लेव्स और पुराने स्लेव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते थे और इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती थी। The patronage of these humble people by Delhi Sultan also shocked many elites and authors of Persian Tawarikh criticized Delhi Sultans for appointing low and base-born high officers. इसी वजह से जो हम वहाँ पर जो नोबिलिटी रहते थे, जो हाई पोजीशंस पर लोग होते थे उनके दरबार में, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि कैसे लो और बेस बॉर्न जो लोग थे उन्हें हाई ऑफिशियल्स बनाया जा रहा था। पहले के सुल्तान की तरह ही जो खलजी और तुगलक्स होते थे, इन्होंने जो इनके मिलिट्री कमांडर्स थे इन्हें गवर्नर बना दिया उन टेरिटरीज़ का जहाँ पर ये रूल किया करते थे। ऐसी लैंड्स को, ऐसी ज़मीनों को कहा जाता था इक्ता, और इसके होल्डर को कहा जाता था इक्तादार या फिर मुक्ति। इन मुक्तीज़ की ड्यूटी होती थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करें और उन इक्ताज़ में, उन लैंड्स में लॉ और ऑर्डर को बनाकर रखें। अब इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज़ कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरीज। मिलिट्री सर्विस देते थे ये मुक्ति, और इन्हें जो वहाँ से टैक्स मिलता था उसी टैक्स को ये मिलिट्री में और अपने खर्चों में जोड़ लेते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्डर फ्रॉम these revenues. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for short period of time before shifted. अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चालाकी ना दिखा पाए, किसी भी तरीके की ब्राइबरी ना हो। इससे बचने के लिए क्या होता था, सबसे पहली बात उनकी जो पोस्ट होती थी वो इनहेरिटेबल नहीं होती थी। मतलब कोई मुक्ति का जो लड़का होगा, जो उसकी लड़की होगी या कोई भी रिलेटिव होगा, वो आगे चलकर मुक्ति या फिर इक़्तादार नहीं बनेगा, और शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम में इनका ट्रांसफ़र भी होता रहता था, और इसी वजह से वो किसी भी एक जगह में पावर होल्ड नहीं कर पाते थे। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये सर्विसेज सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दी गई थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो करना पड़ता था। Accountants were appointed by the state to check amount of revenue collected by मुक्तीज़। जो स्टेट होता था, जो राजा होता था, वो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट कर देता था ताकि सही रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया है मुक्तीज़ के द्वारा वो पता चल सके। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। जो मुक्ति है वो उतने ही सोल्जर्स अपॉइंट करे जितना उन्हें कहा गया है, और उतना ही टैक्स वसूले जितना का परमिशन उन्हें प्राप्त है। इसीलिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से चलता जा रहा था।